हेलो, जय हिंद, वेलकम एक बार फिर ऑन कॉन्वर्जेशंस ऑफ कर्नल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं हम इंटरव्यू करते हैं कई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अलग अलग फोर्सेस के ऑफिसर्स से, जवान जैसे से, और जानते हैं उनकी आप बीती, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके अनुभव। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम वही है जो मेरा नाम है, निखिल, और वो नेवी से बिलोंग करते हैं। और कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज़ की थी ऑन एसएसबी, और जिसमें हमने लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत को बुलाया था साइकोलॉजिस्ट के रूप में, और उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट एसएसबी में क्या देखते हैं। तो उसी सीरीज़ का नेक्स्ट स्टेप हम आज कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला के साथ, जो कि नेवल एसएसबी में जीटीओ रह चुके हैं। जीटीओ यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और बहुत कम उम्र में वो जीटीओ बने, और काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और आज की डेट में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, 10,000 से ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम में। वो अपना खुद एक पॉडकास्ट चलाते हैं, और एक धीरे धीरे एक मीडिया पर्सनैलिटी बनने की तरफ वो अग्रसर है। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। निखिल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई थिंक हमारा एपिसोड आज बड़ा ज़बरदस्त होगा। Thank you so much for calling me here, sir. It's an honor. बहुत it's a very big honor that you've called me here. सफ़र शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और मुझे आपने बताया आप एनआईटी श्रीनगर में पढ़ रहे थे, है ना, जेएनके में। हाँ. तो यार मुझे ये बताओ कि श्रीनगर में तो हरे वर्दी वाले लोग हैं और थोड़े बहुत नीली वर्दी वाले लोग हैं। ये आपको सफ़ेद वर्दी का चाह कहाँ से आ गई? नेवी कहाँ से पकड़ लिया आपने? To be honest, मैंने सफ़ेद वर्दी तो देखी नहीं थी, मैंने देखी काली वर्दी, दाढ़ी वाली फौज, जानते हैं आप? मार्कोस। या तो मैं एनआईटी श्रीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो मेरे को ऐसे वैली में इधर उधर अकेले सोलो ट्रिप पे घूमने निकलना बहुत अच्छा लगता था। फ़ौज को एक अलग तरीके से, एक अलग एंगल से भी देखा है मैंने, एंड वैली को भी एक अलग एंगल से देखा है एज अ स्टूडेंट, बिकॉज मैं वहाँ पे बसेस के अंदर वो लोकल बसेस में चले जाता था। तो मैं सारे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में लोकल बसेस से ट्रैवल करके देखा हूँ एज अ टूरिस्ट। तो घूमते 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 मैं पहुँचा वुलर लेक, और तब वहाँ पे मैंने बहुत दूर से देखा कि यार कोई तो अलग है यहाँ पे। जब थोड़ा बहुत जाके बातचीत करी तब जाके पता चला यार ये तो कुछ नेवी की कोई स्पेशल फोर्सेस है, मार्कोस। बाद में जाके रिसर्च किया, कॉलेज में वापस आया, देखा इंफॉर्मेशन एरा का बूम तब हो ही रहा था ना, गूगल एंड ऑल ऑफ दैट। तब जाके मैंने देखा अरे यार ये कुछ द फ्यू, द फियरलेस, मार्कोस, फ्रॉगमैन, कुछ अलग, दिस इज सम डिफरेंट शिट। तो देन आई थॉट कि अगर कुछ करना ही है तो वाई नॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड तब तक मैंने डिसाइड कर ही लिया था अपने थर्ड ईयर में कि आई वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। 9 to 5 नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, 9 to 5 मेरे से हो नहीं पाएगा। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स गेट इनटू द नेवी। एंड ओरिजिनल एम तो एसएफ में जाने का था, हाँ। बट आई अपीयर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, UES, SSCX। एंड तब मैं अपने फाइनल ईयर में आई वॉज वर्किंग एट TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आई वॉज वर्किंग विद प्रोफेसर गोविंद स्वरूप ऑन अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो वहाँ से स्टाइपेंड से जो पैसा कमाया था पहला, तो देन आई लैंडेड ऑन श्रीनगर एयरपोर्ट। फिर लेफ्ट राइट में देखा यार यहाँ पे तो कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट भी रखे हुए। और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो सामने से एक वो डांगरी में जी सूट लगा करके आई सॉ फाइटर पायलट एंटरिंग इन विद द टिपिकल रेबैन एंड ऑल दैट ना, फुल ग्लैमर। मतलब I was like यार ये this is next level. And then to be very honest, Top Gun ruined my life. कौन सा वाला, पहला वाला कि दूसरा पहला वाला, तो दूसरा वाला तो बाद में आया ना। तो Top Gun ruined my life. I was like अगर वो 120, 130, 160 मीटर के अंदर ही टेक ऑफ करना है, उस टाइम पे तो वो था सी हैरियर था, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, VTOL। तो देखा वर्टिकल टेक ऑफ एंड आउट एंड देन कम बैक एंड लैंड लाइक दैट, दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट। तो आई वाज लाइक yeah, definitely this is the career, this is what I want in life. ये करते करते आप नेवी पहुंच गए, और SSB ऑफ कोर्स यू पास्ड एंड यू बिकेम अ GTO आल्सो। और GTO के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो आज हमारा मेन मुद्दा है। लेकिन ये GTO बनने के पहले 6-7 साल आप कहाँ पानी निकाल रहे थे? मैं गया SSB देने के लिए नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बतूर, NSB, अर्स्टवाइल INS अग्रानी करके एक जगह है, वहाँ पे इट वॉज को लोकेटेड इन कोयम्बतूर। बहुत ही प्यारा सा बोर्ड है,
मैं वहाँ से रिकमेंड हुआ अपने पहले ही अटेम्प्ट में, आया मेरा ऑल इंडिया रैंक 1। एंड वैसे तो एसएसबी मैंने आर्मी की भी दी थी, 20 UES IMA डायरेक्ट एंट्री, वहाँ पे भी माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1। तो वो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके चूज़ करना था। एंड बिकॉज इट वॉज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो यू आर इन बाय डिफॉल्ट यू आर इन सरफेस नेवी, मतलब एंड नेवी इज़ ऑल अबाउट शिप्स। करेक्ट। तो I spent some time initially in Western Fleet that is based out of Bombay. तो बहुत मजे किए होंगे बॉम्बे में तो। हाँ, बॉम्बे तो बेस पोर्ट था, लेकिन फिर सेलिंग भी तो ऐसी होती थी ना, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, 250 दिन एट सी। तो फॉर 250 days you are out, you are just in the middle of ocean somewhere, and you would not even have a chance to even give a ring back at home or to your friends and families or anybody. तो आई डोंट नो, मतलब आपकी जो चाहत थी जहाज उड़ाने की, फ्लाई सोलो तो आप शिप में तब भी कर रहे थे। Something like that. I would not deny, but yeah, you caught me there. So, so then I spent some time in Western Fleet, and then some international visits to goodwill visits, patrolling of Gulf of Aden, इधर उधर थोड़ा सा goodwill visits to various countries in Africa. Then वापस आने के बाद में again then I थोड़ा सा नेवी का करियर प्रोग्रेशन होता है which I want to skip. But then I took over as navigating officer of a anti-submarine warfare corvette, ASW corvette. तो फिर our favorite neighbor के साथ में Western theater में I was deep water channel, hunter killer missions. Hunter killer missions is like you're attuned to finding submarines and all that. तो आप पाकिस्तानी सबमरीन ढूंढ रहे थे Basically, मोटा मोटा बस यही तो सब। मिला क्या कुछ? हाँ, कभी कुछ पिंग विंग मिलते थे, कुछ दिखते थे। एंड देन फिर उसके बाद आई वाज ऑन 1971 वॉर, लेगेसी बेरर ऑफ 1971 वॉर INS प्रबल, तो आई वाज ऑन दैट शिप ऑल्सो। ये सब कर कुरा के देन आई बिकेम ADC विच इज कॉल्ड एज फ्लैग लेफ्टिनेंट। अब नेवी में फ्लैग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, बट आर्मी की भाषा में ADC, जो एक सीनियर ऑफिसर के साथ उनके एड रहते हैं, उनके साथ एन एड। टेन्योर ख़त्म किया मैंने ADC का, एंड उसके बाद में आई became commanding officer of Indian Naval Immediate Support Vessel Tango 15, and so immediate support vessels ये जो है वो आई थिंक आफ्टर 26/11 ये सारे रेस हुए थे, ये वही वाला correct, yes, इमीडिएट सपोर्ट के लिए। correct. So this is basically 3 squadrons were raised, 17 जहाज थे, and हर एक जहाज पे एक CO था, and because there are 3 squadrons, तो 3 squadrons के 3 squadron commanders होंगे, and out of the 3 whosoever is the senior most squadron commander, then he is the senior officer जो उसका administrative and operational head है पूरे squadrons का. So I went on to become the senior officer of the 3 squadrons, and the job was very simple: defend the oil field exploration areas on the western seaboard of India. So basically बॉम्बे हाई और ये सब Bombay High, Hira Panna, Mukta High, Bassein, oil fields and whatever you have out in the Arabian Sea. तो अगर इन अ नटशेल मुझे ये बोलना है तो फास्टेस्ट टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस अगर पूरी नेवी में कहीं पे होता है तो वो स्क्वाड्रन में होता है। करेक्ट। इट्स बेसिकली देर आर टाइम्स वेयर यू कैन डिसाइड दैट देर इज़ वन बुलेट इन द चेम्बर, ये हो सकता है। सो दिस इज़ लाइक डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक एट सी। तो इफ आई पुट मतलब अगर मैं इसको आर्मी की एनालॉजी दूं तो इट इज़ लाइक QRT ऑफ नेवी। Yeah. This is the first responders. You're the pickets. I had requested for a base posting. तो मेरे सारे टिक लग गए थे एक्चुअली। ADC 12 ADC थे उस टाइम पे, एंड देन जितने जहाज उतने कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे तो वो भी एक टिक लग गया था। तो आई हैड टिक्ड एवरीथिंग, तो मुझे बेस जाना ही था। मुझे थोड़ा सा आई वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ अ थिंग। जमीन की नौकरी। या एंड देन एक इंसिडेंट हुआ था कि वन ऑफ माई सेलर्स हैड फॉलन डाउन इनटू द सी, तो उसको बचाने के लिए मेरे को कूदना पड़ा था। तो आई हैड एक्चुअली सेव्ड अ लाइफ एट सी, सो साइटेशंस एंड ऑल वेंट फॉर सम अवार्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर नेवल हेडक्वार्टर्स में बुलाया JDOP, जो तुम्हारा बॉस होता है पोस्टिंग के लिए। तो दिस गाय कॉल्ड लाइक कि या वी हैव हर्ड द स्टोरीज कि काफ़ी कुछ किया है तूने समंदर। बोला बोल बच्चे तेरे को कहाँ जाना है। तो कहा सर कहीं पे भी बेस भेज दो। एंड ही इज़ लाइक कि GTO कोर्स करेगा, जितने भी QRs चाहिए वो तेरे मीट हो रहे हैं, वो तेरे मीट हो रहे हैं एज फार एज द एक्सपीरियंस इज कंसर्न, एंड लेंथ ऑफ सर्विस वॉज नॉट अ बार। ये दिस इज़ वेरी न्यू टू मी, क्योंकि आर्मी में जितने मैं जानता हूँ ये तो 14-15 साल नौकरी के बाद ही GTO कोर्स के लिए सिलेक्ट, मतलब इवन फॉर नॉमिनेशन ये 14-15 साल बाद ही होते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंट रहा होगा तुम्हारे में। आई वुड से दैट कि इट इज़ द एक्सपोजर, द टाइम एंड स्पेस एंड द काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो मैंने किए हैं।
बिकॉज एक तो वो था ना कि हार नहीं मानोगे तुम, नेवर गिव अप एटीट्यूड, फिक्सडनेस ऑफ पर्पस, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ विल। तुम किसी भी चेयर पे बैठे हो तो गिव योर 1000%। ये क्या वो जीटीओ की टिक लिस्ट है क्या? नहीं, ये जनरली सारे ऑफिसर्स की टिक लिस्ट होती है, ये होना चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल ना। तो ये जीटीओ इतना स्पेशल क्यों है? मतलब व्हाई इज दिस सच अ डिफरेंट कोर्स? या फौज में तो इतने सारे कोर्स हैं, तो आपको क्या लगता है ये जीटीओ कोर्स इतना स्पेशल क्यों है? बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इवन फॉर गेटिंग नॉमिनेटेड। या सो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल? आपने कभी ये इसके बारे में सुना है, एसगार्ड द प्लैनेट विच इज गार्डेड बाय सम गार्डियन? वो थॉर पिक्चर वाला? थॉर मूवी वाला, हाँ। तो बिना उसके अनुमति के उस प्लैनेट पे कोई आ नहीं सकता, करेक्ट। राइट? तो जीटीओ इज़ लाइक अ गेट कीपर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर द ऑफिसर कैडर, कि बिना उसकी अनुमति के कोई ऑफिसर नहीं बन सकता। तो वो एक चीज़ होता है। बेसिकली असेसर्स हु आर पोस्टेड एट द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दे आर गेट कीपर्स। नहीं, ये तो ग्लैमर है। तुम मेरे को एक्चुअल में बताओ कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? क्यों, मतलब ऐसा क्या सिलेक्शन में अलग क्या है? तो ग्लैमर आई अंडरस्टैंड। या तो अब जीटीओ में क्या है कि वैसे तो एक बहुत फेमस फुल फॉर्म भी है जीटीओ का, हाँ, ज्ञान मत दो। क्या मत दो? जी, ज्ञान मत दो। अच्छा, मुझे कुछ और सुनाई हाँ दिया। हाँ हाँ, तो जी इज ज्ञान मत दो, टी इज ठेका मत लो, ओ इज ओझल रहो। दैट इज व्हाट अ जीटीओ इज। ओझल रहो मतलब दिखना नहीं चाहिए। बस दिखना नहीं चाहिए। यू आर लाइक वेयरिंग योर रेबैन एंड यू आर जस्ट समवेयर, बट नोबडी नोज कि ये जीटीओ। मेरे ख्याल से फाइटर पायलट के बाद कोई रेबैन को पेलता है सबसे ज्यादा तो वो तो जीटीओ जीटीओज ही है ना? पेलते हैं, यस, जीटीओज ही पेलते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेरी टफ कोर्स बिकॉज वी से कि इट्स अ मेंटल कमांडो कोर्स विच इज कंडक्टेड एट अ लोकेशन और अ प्लेस और अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इन कहाँ? दिल्ली में? दिल्ली। तो यहाँ पे असेसर्स का ट्रेनिंग होता है, जीटीओज, इंटरविंग ऑफिसर्स एंड साइकोलॉजिस्ट का। तो जीटीओ का ग्रुप टेस्टिंग का ट्रेनिंग विंग ही अलग है, विच इज़ अगेन हेडेड बाय सीनियर जीटीओज। दे ट्रेन यू इन द थियोरी पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली कितना देर चलता है? 6 महीना? नहीं, दिस इज अबाउट 5-6 weeks, 5 weeks, 35 days यू आर देयर, यू आर डूइंग द थियोरी। उसके बाद वापस आओगे, अपनी यूनिट वापस जाओगे, फिर वहाँ से आपको कोई ना कोई बोर्ड अलॉट होगा जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाओगे। तो कितने लोग हैं जो आते हैं कोर्स के लिए इनिशियली, और कितने लोग उसमें थियरी पार्ट पास होते हैं रफली? तो रफली ऐसा है कि 25 ऑफिसर्स आएंगे एक कोर्स में। उसमें से थियोरी फेज को पास करने वाले ऑन एन एवरेज समवेयर बिटवीन 7 to 8 ऑफिसर्स होंगे, बाकी सब कट। अबाउट 25%, 25 to 30% जो थियरी पास करेंगे। थियोरी पास करेंगे। तो उसके बाद आप अपनी यूनिट गए और देन दे विल सेंड यू टू किसी एक एसएसबी भेज देंगे। किसी एक एसएसबी में अटैचमेंट के लिए आप चले जाओगे, वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यू आर डूइंग लाइव बैचेस, यू आर शैडोइंग सम इंस्ट्रक्टर। मतलब जो जीटीओ वहाँ एक्चुअल काम कर रहा है, आप हाँ। उसके साथ बैठे हुए हो, हाँ और वो जो काम कर रहा है वही आप कर रहे हो, हाँ, और फिर आपका मैचिंग हो रहा है। मैच होना चाहिए। होना चाहिए हाँ, उस जो एक्चुअल कर रहा है और जो आप कर रहे हो। करेक्ट। अगर मैच नहीं हुआ मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आप टेक्निक ठीक से लगा नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। इसका प्रूफ ये है कि जब एक एक्सरसाइज होती है हमारी, ऑल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइज या एयरफोर्स स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइज, तो एयरफोर्स की क्योंकि बोर्ड्स अलग है, एएफएस 20 5 एएफएस 20 है 1 2 3 4 5, तो वो आपस में अपने आप को स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि अगर आप और मैं जीटीओज है, या फिर अगर 20 जीटीओज भी एक साथ बैठे हैं, वो 20 जीटीओज अपनी टेक्निक ठीक से एक ग्रुप के ऊपर लगाएंगे और एक रेफरेंस जीटीओ होगा, उनका सबका असेसमेंट सेम आएगा। ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है। तो इसलिए जब तुम अपने अंडर ट्रेनिंग टाइम में जब आप किसी को शैडो कर रहे हो, तो ओरिजिनली बिना एक दूसरे से बात किए आपका असेसमेंट सेम आना चाहिए, मतलब अपनी टेक्निक ठीक से लगाया है, इसका मतलब ये है। तो कितने लोग हैं जो उस फेज में पास होते हैं? जैसे 25 स्टार्ट किए, 25 से 7 आए, अब ये 7 में से कितने पास होंगे? मुश्किल से 1 या 2। इतना फेलियर रेट है? हाँ, बहुत मुश्किल So 1 in 25 is actually your। और कभी कभी ऐसा भी qualification हुआ है कि साल में कोई जीटीओ बना भी नहीं है, अच्छा। ऐसा भी होता है, ये भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ मेंटल कमांडो कोर्स। मैं ये आपको करने के लिए बोल रहा हूँ कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देख करके ये बताना है कि ये बंदा ट्रेनेबल है और इसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है क्या कि ये फौजी अफसर का काम ऑफिसर बनने के बाद डिस्चार्ज कर देगा।
खाली उसकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके, चलने का तरीका, लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस, इतना देख करके वो पता कर सकता है क्या कि ये कर लेगा कि नहीं करेगा. उसको अगले 5 साल का अंदाज़ा लगाना है 8 घंटे के अंदर या 9 घंटे के अंदर. और इसका एफिशिएंसी जो रेट है, इट हैज़ टू बी मोर देन 99%, बिकॉज यू आर अ गेट कीपर. अंदर ऑफिसर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे देश में भी कितने 21 बोर्ड्स हैं. एयरफोर्स के 5, नेवी के 4, जिसमें से एक तो मैंने बनाया है, और 12 आर्मी के. जलंधर में 2, इलाहाबाद में 5, भोपाल में 3, बैंगलोर में 2. तो टोटल लगाओ 21 बोर्ड्स. ऑन एन एवरेज एयरफोर्स बोर्ड्स में 5 GTOs होते हैं, एंड नेवी और आर्मी बोर्ड्स में ऑन एन एवरेज 4. 89 GTOs होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ओनली 89 GTOs इन इंडिया. इंडिया, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, इतने ही GTOs है. तो मैं समझ गया कि ये स्पेशल क्यों है, लेकिन एक और मेरा सवाल था. कोई फ़र्क है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के GTO में? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, और जब मैं सोच रहा था कि किसको बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, SSB और GTO के लिए, तो ऑब्वियसली वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको पूछा कि भाई आजा तू. तो वो बोला यार मेरा ना कंपनी एग्री नहीं कर रही, मतलब आई कांट कम. तो फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैंने कहा यार आप आ जाओ. तो आपने बोला मैं आ रहा हूँ. तो मैंने उसको बताया यार मेरे को एक मिल गया है, स्मार्ट है लड़का, नेवल ऑफिसर है, और नेवी GTO रहा है 2-4 साल. तो ये तो ऑब्वियसली हमारी तरह लैंड सोल्जर ही था, आर्मी का था. कहता है ठीक है तो बुला ले नेवी वाले को, बट आर्मी वाले ना हम नेवल GTOs को GTO ही नहीं समझते. ठीक है, ये एक्चुअल है. तो व्हाट डू यू थिंक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का GTO सेम है? ऑल GTOs आर सेम. देखो, कोक तो एक ही है ना, जहाँ से पैदा हुए सारे. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. एक ही जगह से निकलना है, एक ही सेट ऑफ ब्रीफिंग्स है जो लर्न करना है, एक ही सेट ऑफ टास्क है, वो एक ही तरीके से हर जगह पे लगनी है. और खास करके नेवल एंड आर्मी GTOs तो कोलोकेटेड है एक दूसरे के साथ, लाइक बैंगलोर है, भोपाल है, इसीलिए वो नहीं समझते. हाँ, वो लोग नहीं समझते. बट ऐसा नहीं है कि आर्मी GTO नेवल बोर्ड में नहीं आएगा या नेवल GTO आर्मी बोर्ड में नहीं जाएगा. अच्छा, वो करते रहते हैं. हाँ, वो क्रॉस, यू कैन गो क्रॉस बोर्ड एक में. छुट्टी गया तो दूसरा, हाँ, इधर गया, कम पड़ गए, बच्चे ज़्यादा आ गए, या बुला ले यार बाजू वाले बोर्ड से, इसको बुला लेते. तो काम तो वही है. काम तो वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है. जो सिखाया है वो जैसे के वैसे लगाना है. तो सारे 89 GTOs एक ही ब्रीफिंग देंगे. कैन यू गिव मी 2-3 लाइन्स? Okay, gentlemen, we are going to be together here for the next 2 days, and by the time we finish, we shall get to know each other much better than we do now. ठीक है. Whatever we are going to do here, we'll be doing them in the form of series of different tasks rather than tests. Now that I've mentioned a word called as task, there will be a fair mixture of both physical and mental work. And you don't have to guess any right solution, because each task can be attempted by different ways and means. So there is no question of guessing the right solution. They have been so designed that they could be easily tackled by boys or girls of your age. Okay? Okay. तो ये तो हो गया आपका ब्रीफिंग. ये तो लर्न है, मतलब ठक 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 बाहर आएगा. तोते की तरह रटा हुआ है, और हर बार आपने यही एक ही चीज बोली है. और लोग, मैंने सुना है यार, दे गो 14 बार, 15 बार SSB, और फिर भी नहीं पास हो पाते. तो मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या व्हाट आर यू नॉट लुकिंग फॉर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, GTO सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप इफेक्टिवनेस. हाउ इफेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप यू आर, हाउ यू कैन लिफ्ट द लेवल ऑफ द ग्रुप. ग्रुप इफेक्टिवनेस में आप क्या ढूंढ रहे हो? नेता ढूंढ रहे हो? नेता तो करते तो होंगे लड़के. नेतागिरी करने जो आते हैं ना, वो अफसर नहीं बनते. तो ग्रुप इफेक्टिवनेस इज बेसिकली सम टोटल ऑफ your contribution to the group and to the task, and how do you bind the group in the direction of the task. इसके ना 3 अलग अलग पहलू है. हम बोलते हैं कि आप क्या लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, आपका इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है. अगर आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस, लॉजिकल डिसीजंस लेने की आदत है, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ते लिखते बहुत हो, बिकॉज योर डिसीजन मेकिंग इज गाइडेड बाय सम काइंड ऑफ डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूडिंग द इमोशनल फैक्टर्स. अब मुझे आपसे ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी एक पर्टिकुलर टास्क में डाल के करना है, जो कि एक ऐसे कंडीशन में है, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस. तो वूका कंडीशन है, उसके अंदर एक टास्क है,
सिचुएशन बेस्ड टास्क है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने इस सिचुएशन बेस्ड टास्क में डाला और उनके ऊपर स्ट्रेस एग्जर्ट कर रहा हूँ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड टू सर्टन एक्सटेंट स्पिरिचुअल एज वेल. I am exerting that stress. Now I want to look at your behavior manifestations. कि अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है. तब जब सारे के सारे पीयर ग्रुप में है, मतलब एवरीबडी इज इक्वल, नोबडी इज अप, नोबडी इज डाउन, सब बराबर पे, सब लेवल्ड अप है, पूरा ग्रुप में सब लेवल्ड अप है. सो देर इज नो लीडर, देर इज नो नॉमिनेटेड लीडर. तो तुम कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हो? कि ग्रुप टास्क के डायरेक्शन में बाइंड होता है, उसको, दैट इज द गाय हु गेट्स रिकमेंडेड. यही है ग्रुप इफेक्टिवनेस, और यही चीज़ फौज के ऑपरेशंस की बुनियाद है, क्योंकि कोई सॉलिटरी वर्क नहीं करता. तो तुम ग्रुप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कैसे करोगे, ये चीज़ देखते हैं हम लोग. 1941 में लिखा था ग्रुप अप्रोच टू लीडरशिप टेस्टिंग बाय हेनरी हैरिस. अभी तक चल रहा है. हाँ, तो ये तो टाइम टेस्टेड मेथड है ना. देश बाद में बना, फौज तो पहले से थी. और सिलेक्शन प्रोसेस भी तब से है. बहुत पहले से 41 में बना था. वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड, साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग, घोष कमेटी. अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले आपने एक इंस्टाग्राम में ऐसा आई थिंक स्टोरी डाला था और आपसे सवाल जो पूछे गए, तो उसमें एक का सवाल था, आई थिंक कोई दीपक हैं, दीपक सिंह, उनका सवाल था कि ये OLQ कितने इंपॉर्टेंट. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को इंटरप्रेट करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है. बहुत सारे मनोवैज्ञानिक टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं. क्या होंगी 2-3 ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो आपको लगता है कि जरूरी है? रीजनिंग एबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइवलीनेस एंड डिटर्मिनेशन. ओके. रीजनिंग एबिलिटी मतलब नॉलेज, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप, लाइवलीनेस मतलब हमेशा हंसते रहता है, रेजिलियंस, स्ट्रेस आया छोड़ा, आया छोड़ा, आया छोड़ा, तो हमेशा देयर इज अ स्माइल ऑन द फेस नो मैटर व्हाट. डिटर्मिनेशन, कभी गिव अप नहीं करेगा. अच्छा, इसमें से मैं रीजनिंग एबिलिटी थोड़ा कम भी कर दूँ तो चलेगा. बंदा मेहनती होना चाहिए और सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, और जोश होना चाहिए, और पक्का ऑफिसर बनेगा. पक्का जोश इज बेसिकली मेहनत, डिटर्मिनेशन. सचिन यदुवंशी का कि स्क्रीनिंग में बहुत कुछ होता है और GTO भी वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनका मेन स्क्रीनिंग में क्या रोल होता है? तो स्क्रीनिंग में बेसिकली पिक्चर दिखाते हैं, वर्ड तो नहीं दिखाते, वो स्टेज 2 में होता है. अब जब वो पिक्चर दिखाते हैं तो पिक्चर थोड़ा सा ब्लर टाइप रहता है ताकि अलग अलग आइडियाज़ आए साथ में. GTO का रोल क्या होता है स्क्रीनिंग में? जब डिस्कशन टेस्ट कंडक्ट कराना होता है तो उसकी जो ब्रीफिंग देनी होती है वो GTO देता है. उसके बाद में हम लोगों को बोलते हैं इंडिविजुअल अपनी जो स्टोरीज है उसको नरेट करो, फिर बाद में डिस्कस करके कॉमन स्टोरी बना दो. तो GTO बेसिकली वो टास्क कंडक्ट करवाता है. बट वो जो 3 लोग सामने बैठे होते हैं जब आप डिस्कशन कर रहे होते हो या इंडिविजुअल नरेशन कर रहे होते हो, तो उनमें से बेसिकली एक GTO होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, और आपका ये टास्क खत्म होने के बाद में वहाँ ऑन द स्पॉट कॉन्फ्रेंस होती है और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किसको स्टेज 2 के लिए रखना है. तो ऐसे होता है स्क्रीनिंग, ऐसे होता है स्टेज 1. ध्रुवल वारसदा ने सवाल पूछा है कि न्यूज़पेपर्स से में मुझे क्या पढ़ना चाहिए लेक्चरेट के हिसाब से? देखो, लेक्चरेट एक ऐसा टास्क है जिससे मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका कमांड ओवर योर सेल्फ एंड हाउ एक्सटेम्परी यू कैन टॉक, दैट्स द वे इट इज़ प्रोनाउंस बाय द वे. तो अगर ऑन द स्पॉट मैं आपको किसी चीज़ पे बात करने के लिए बोलता हूँ तो आप अपने थॉट्स को कैसे अलाइन करके बात कर सकते हो. लेक्चरेट में मुझे ये देखना है. मैं लेक्चरेट में जनरल नॉलेज चेक नहीं कर रहा. या निखिल यार, एक और चीज़ है, मतलब कॉर्पोरेट्स ऑल्सो पिकअप टैलेंट, है ना, और उनके भी अलग अलग प्रोसेस है. आप अमेजोन देखो तो उनके आई थिंक 6 या 7 इंटरव्यूज होते हैं. हिंदुस्तान लीवर का अलग एक प्रोसेस है, और हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है. साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट कर लेता है 2-4 घंटे में पहले दिन पे. इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास कैंडिडेट जाता है तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट या मे भी कम. आप लोग ये 2 दिन करते क्या हो यार? मतलब व्हाई कांट इट बी डन इन जस्ट से अबाउट 4-5 आवर्स? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले दिन ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे कैंडिडेट्स हमारे साथ बिताते हैं और अगले दिन ऑलमोस्ट अबाउट 3-3.5 आवर्स. सो ऑलमोस्ट लाइक 8-9 घंटा ही वो हमारे साथ बिता रहे हैं 24 घंटे में से. बट बात यह है ना कि मुझे किसी को टिकट टू किल देना है, राइट? फौज में आ रहे हो ना, खून खराबा करना है, लाइसेंस टू किल. लाइसेंस टू किल है. वी आर ट्रेसपासिंग ऑन जेम्स बॉन्ड टेरिटरी. वेरी नाइस. सो अगर मेरे को ये देखना है कि बंदे के अंदर छेद करना है तो वो है इंडियन आर्मी.
इंसान के अंदर छेद करना है ना, तो दैट्स इंडियन आर्मी. अगर जहाज के अंदर छेद करना है, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे नेवी में गेम इज़ अबाउट जहाज में छेद करो, डुबा दो, सारे मर जाएंगे. तो अगर जहाज के अंदर छेद करना है तो दैट्स नेवी. एंड एयरफोर्स में अगर हवाई जहाज के अंदर छेद करना है तो दैट्स एयरफोर्स. बेसिकली वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ मेकिंग होल्स एंड खून खराबा. तो अगर मेरे को किसी को टिकट देना है, लाइसेंस टू किल, इन अ सिचुएशन जहाँ से उसका वापस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वन वे डोर है, तो आई नीड टू बी डबली ट्रिपली 100% श्योर कि दिस इज़ द गाय दैट आई कैन ट्रस्ट. बेसिकली कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और ये सच है, किसी को भी पूछोगे आप तो. कोई भी इंक्लूडिंग मेरा दोस्त जो कहता है कि नेवी वाले को हम नहीं समझते, हाँ, तो उसको भी मैं यही सवाल पूछूंगा. क्वेश्चन तो यही था. अब मैं तो इतनी बार बैठा हूँ आर्मी कॉन्फ्रेंसेस में, बैंगलोर में, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन बैंगलोर, आई वाज जीटीओ एट 12 एसएसबी आल्सो. तो वहाँ वो होता होगा कि सारे हरी वर्दी में बैठे हुए हैं और कोई एक जनरल अकेला साहब एक है, साहब कोई है. ब्रिगेडियर साहब है, हाँ. एंड यू अलोन वाइट. वाइट गाय विद यू नो स्मॉल पिप्स ऑन योर शोल्डर. या दिस हैपेंस. हुआ ये. तो सुनता है कोई बात तुम्हारी? अरे क्योंकि बिल्कुल. आर्मी में वो आदत है, यू नो. वीटो पावर है ना सर. हाँ, मतलब वीटो पावर है. किसकी? irrespective, all three assessors, whether irrespective of whether you are a GTO or a IO or a psychologist, तीनों का अपना इंडिपेंडेंट वीटो पावर है, irrespective of your rank and seniority in service. आपके स्किल के ऊपर है. स्किल है, बिकॉज ये जो टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट है ये डिसजॉइंट सेट्स है. तो एक मेजर जनरल भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा तो वो ओवर पावर नहीं करेगा कि कॉमोडोर ने या मेजर ने बोला है तो तू कम अप कर जाएगा. ऐसे नहीं होता. मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला, खत्म है कहानी. ये ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल में तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि फ़ौज में अगर सीनियर ने बोल दिया तो बिल्कुल फ़ौज वहीं जैसा बोला है वैसे कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. स्पेशलिस्ट रोल होते हैं लोगों के, स्पेशलिस्ट काम होते हैं, और प्रोफेशनल डिसेंट मेरे हिसाब से फ़ौज में बहुत ज़्यादा है, और वो सही भी है, क्योंकि प्रोफेशनल डिसेंट है. आप अपने प्रोफेशनल चीज़ पे अपने सीनियर की बात नहीं भी मान रहे हो या उसको बता रहे हो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करें, ज़्यादातर लोग अगर आप पोलाइटली बताओ तो लोग मान जाते हैं, क्योंकि एक डिसीजन के ऊपर कोई कंपनी की बॉटम लाइन या उसके इन्वेस्टमेंट्स या शेयर मार्केट नहीं डिपेंड है, एक इंसान की लाइफ डिपेंड है. तो भारतीय सेना का कोई भी अंग हो, कोई भी सर्विस हो, प्रोफेशनल डिसेंट को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है. इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस यस एग्री, यस मैन सिंड्रोम वर्क नहीं करता फौज में. ये बहुत ज़्यादा, इट्स अ वेरी दिस थिंग. ये बहुत बड़ा मिथ है, मिथ है कि फौज में एक जनरल साहब आया, उसने बोला ये पहाड़ चढ़ो, और सारे फिर लाइन बन पहाड़ पे चढ़ लेते हैं. ऐसा होता नहीं होता. एट टाइम्स. हाँ, टैक्टिकल लेवल पे होता है Tactically, कि आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एंड वो मुश्किल है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बट वो करना पड़ेगा. बट इन प्लानिंग स्टेज इट इज़ क्वाइट डेमोक्रेटिक. Yeah, very much, very much. So basically, GTOs is all about bringing out the best or the worst in you when you are under stress. तो वो टिकट मेरे को देना है ना, किसी को टिकट टू किल या लाइसेंस टू किल, या फिर ये जैसे मैं बता रहा था आपको, कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन आता है कि डू यू वांट दिस टॉम डिक एंड हैरी बिसाइड्स यू जब तुम ऑपरेशंस में जाओगे. इसका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उस चीज़ की है ना, मनसा वाचा कर्मना जो बोलते हैं हम लोग. जो मैं सोचता हूँ वही मैं बोलता हूँ, वही मैं करूँगा, या जो मैं कर रहा हूँ वही मैंने सोचा था, वही मैं बोल के बताऊँगा, या जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरे दिमाग में आया था, मेरे दिल में आया था, यही मैं कर रहा हूँ. तो ये जो सिंकिंग ऑफ मनसा वाचा कर्मना है, ये अंडर स्ट्रेस होना चाहिए. अंडर स्ट्रेस अगर तुम्हारा मनसा वाचा कर्मना सिंक होता है, दैट मीन्स ही इज़ द गाय और शी इज़ द वुमन. और शायद इसीलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले एसएसबी. और ये सवाल मैंने कमल से भी किया था कि मेरे हिसाब से अगर एक आदमी या औरत, लड़का या लड़की, 2 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, और फिर भी बार बार फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम फुल प्रूफ है. आप सिस्टम को गेम नहीं कर सकते. करेक्ट. यू कैनॉट फूल अ बोर्ड. वो नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही आप अपने ओरिजिनल सेल्फ से जितना डेविएट करने की कोशिश करोगे, उतना आपका लाइंग इंडेक्स जो बढ़ रहा है वो दिख के आता है. सिंपल चीज़ें, डिफेंस मैकेनिज्म दिखेगी, अपने आप को डिफेंड करना स्टार्ट कर दोगे. यही तो बैठ के लिखता रहता है जीटीओ. करता है क्या है? बिहेवियर मैनिफेस्टेशन ही तो लिखता रहता है, और क्या करेगा. तो ऐसा कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ कि एक कैंडिडेट था जो कई बार फेल हुआ बट एक बार आया और पास हो गया, जैसे 14वें में, 13वें में, ऐसा मतलब बहुत सारे इसमें देखा है हमने ये, बिकॉज कुछ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आया है तो देख के पता चल जाता है. और आजकल तो बोर्ड में वो आपके पास पुराने रिजल्ट्स भी होते हैं आपके, कि
आप कितनी बार रेकमेंड हुए थे या कितनी बार आप फेल हुए या कितनी बार वो स्क्रीन सारा डेटा आपके पास वो है। सारा, बिकॉज वो तो सेंट्रलाइज सिलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे सब चीज़ें अवेलेबल है और ये क्रॉस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी भी चाहिए। करेक्ट अगर नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा? करेक्ट। तो अब तो हमारे पास सारा डेटा भी है, तो हमें पता होता है कि किस रीज़न के लिए किसने किसको कहाँ पे क्या अटकाया था, क्यों हटाया, क्यों नहीं था, ये सब पहले से था। एंड दिस मोमेंट आई वांट टू आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ही नहीं भारतीय सेना के 99.9% ऑफिसर्स के जहन में हमेशा घूम रहा है। हाँ जब हम एकेडमी में थे हाँ और उसके बाद भी सर्विस में भी थे, एंड आई एम श्योर ये आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा हाँ। कि यार ये एसएसबी कैसे पास हो गया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट? मतलब सिस्टम में है, सिस्टम गुंजाइश है में, गड़बड़। बिकॉज असेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। Correct. साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ये खाली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये किसी Across the भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इन जनरल साइकोमेट्रिक असेसमेंट टू सर्टन एक्सटेंट दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर वाइल देयर इज इनहेरेंट ऑब्जेक्टिविटी स्टिल। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो होगा, बट ही विल बी वेरी क्लोज टू एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल जो होता है कि यार एक एवरेज ऑफिसर ने ये काम करना है और मेरे को एकेडमीज, ट्रेनिंग एकेडमीज जिनका एक्सेप्ट करने का एक मिनिमम लेवल है, मुझे उस लेवल का वहाँ पे कैंडिडेट भेजना है जो कैडेट बन सके, फिर अपनी 4 साल 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग खत्म करके वो एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर बन सके। तो ये चीज़ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल के बहुत क्लोज होगा। वो एक जो कार्टून होता है कोर्स का या 2 कार्टून, चैंपियन हमें मिलता है। हम चैंपियंस जो बोलते हैं, तो वो होता है कोई ना कोई, बट वो एवरेज ड्यूटीज तो कर ही लेता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो। हाँ मतलब कर ही लेता है वो लोग। कर तो ले ही गई। हाँ है ना। दूसरा एक और चीज़ बड़ा एसएसबी के बारे में ये है कि अभी आपने सुना होगा कि आर्मी में, ये ऑल्दो आर्मी वालों के लिए ज़्यादा है, नेवी का मेरे को इतना पता नहीं है, कि बीच में आया था कि 12,500 अफसर कम है। तो ऐसी एक हवा उड़ी कि अफसर कम है तो फौजी बुद्धि है, सिंपल लॉजिक, बोला यार एसएसबी का फिल्टर कम कर दो और भर्ती कर लो। तो ऐसा हुआ क्या, मतलब बिकॉज जूनियर ऑफिसर्स की कमी है और आपका फिल्टर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लाखों लोग एंट्रेंस देते हैं, उसमें से कई हज़ार एंट्रेंस पास होते हैं और फिर एसएसबी आते हैं, और फिर एसएसबी से तो बहुत ही कम लोग पास होते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि फिल्टर ही कम कर दो यार ताकि अपनी नफरी बढ़ जाए। एज ए फिल्टर कभी हमने बार कम नहीं किया है इन द हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जब से ये क्यूआर सेट हुआ है, हिस्टोरिकली जितना मेरे को पता है, जितना मैं सिस्टम में रहा हूँ, और प्लस एक बोर्ड भी बनाया है मैंने, तो आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ सिंस 1941। करेक्ट, एंड ऑल्सो दी टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस जिसको इस्तेमाल करके आप एक बोर्ड बनाते हो। DIPR के कुछ लिखे हुए कायदे कानून हैं, इंस्ट्रक्शंस है, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते जब आप एक नया बोर्ड बना रहे हो। तो बिकॉज आई हैव मेड SSB कोलकाता, हमने कभी सिस्टम में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया कि हम यहाँ पे रिलैक्सेशन दे देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू बेट समवन एल्सेस लाइफ On this करके, ठीक है, एंड आई हैव टू बेट द नेशनल सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ दिस गाय। करेक्ट। तो रिलैक्सेशन इज नॉट अ विंडो, ये नहीं कर सकते। द सिलेक्शन और द मेरिट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल सेट, परफॉर्मेंस एंड स्किल सेट, एंड उसमें भी परफॉर्मेंस ऑफ द डे। तो ऐसा भी होता है ना कि आज मेरा दिन ठीक नहीं है, आज मेरा दिन ठीक नहीं था तो इसलिए मेरा बोर्ड ठीक से नहीं गया, तो मैं आउट हो गया। तो मैं प्रीवियसली रिकमेंडेड था लेकिन अब मैं रिकमेंड नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी होता है कि मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए, क्योंकि एज एन ऑफिसर ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैंने आज परफॉर्म किया और कल नहीं करूंगा। कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये दिस इज ओनली द स्किल सेट एंड द कंसिस्टेंसी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डे। तो यार आते हैं अपना कुछ मिथ के ऊपर। निखिल, एक टेस्ट होता था, मुझे अपनी SSB से याद है, जिसमें पूरे ग्रुप को 8, 10, 11 जो भी होते हैं उनको एक वो स्नेक मिलता है, आर्टिफिशियल बड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट होता है लंबा सा, और वो लेके आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल करने हैं। आई थिंक ऑब्स्टिकल टेस्ट, ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट और समथिंग। वाई, मतलब व्हाट आर यू टेस्टिंग द गाय फॉर? इज इट इम्पोर्टेंट कि वो इतना वो डेड लोड लेके दीवार चढ़ रहा है, रस्सी उतर रहा है? इज दैट इवन इम्पोर्टेंट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द एंटायर ग्रुप टेस्टिंग बैटरी। इसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बोलते हैं, द अदर नेम इज स्नेक रेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज यू आर मिमिकिंग ऑपरेशंस। देखो SSB क्या है
SSB इज़ बेसिकली एक बहुत ही मिनिएचराइज्ड फॉर्म ऑफ असेसमेंट है जहाँ पे हम रियल लाइफ सिनारियोस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो एज अ रियल लाइफ फौजी ऑफिसर आप फेस करोगे फील्ड में। तो हम उसको मिमिक कर रहे हैं एक टेस्ट सेटिंग के अंदर, और आपके ऊपर जो स्ट्रेस एग्जर्ट होगा एक्चुअली फील्ड में वो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं टेस्ट सेटिंग में। ये होता है SSB, और हम आपके बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस देखना चाहते हैं सब चीज़ों मतलब वो जो ऑब्स्टेकल आप लोगों ने बना रखे हैं 10-12 ऑब्स्टेकल हैं, उसमें आप पास करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को, क्योंकि अगर मेरे को आपको फिजिकली फिट बनाना ही है तो उसके लिए तो मेरे पास में धरती की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज़ है ना, IMA, INA, NDA, AFA, OTA, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज़ नॉट ओनली इन एशिया नाउ, आई वुड से विद क्लाइमेट चेंज ग्लोबली। चेन्नई का वेदर एंड OTA वो ट्रेनिंग करके दिखा दे वहाँ पे, मान जाओ मैं उसको। हमारे एक पुराने एपिसोड में भी यही बात हुई थी, और देयर वाज एन ऑफिसर, आई थिंक कर्नल वरुण, जो NDA, लाइक ही जॉइंड आर्मी फ्रॉम NDA, ही वाज अ इंस्ट्रक्टर इन OTA एंड देन ही हैड डन अ स्टाफ अपॉइंटमेंट इन IMA। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट, तो उन्होंने भी यही कहा था कि OTA से ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। SSB के बारे में कि एक आपका टास्क होता है कमांड टास्क, जिसमें आप वो पूरे ग्रुप में एक को चुनते हो बारी बारी से और उनको बोलते हो कुछ ग्रुप से काम कराने के लिए। क्या ये कमांड टास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? नो, कोई एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस नहीं है इस टास्क का। जितना बाकियों के नंबर है उतने इसके नंबर है। ऑल टास्क आर इक्वल, बट ऑल टास्क कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस, बट कमांड टास्क का कोई एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो, लीडरशिप वो नहीं होती कि मैं किसी को बुला लूँगा और बोलूँगा तू ये काम करवाएगा लोगों से, तो लोग ना झक मार के काम करेंगे, भाई ये लीडर है ये बोल रहा है। ऐसे नहीं होता। रिस्पेक्ट गेन करनी होती है। यू डोंट आस्क और बेग फॉर रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट ऑफ मैन दैट यू आर गोइंग टू कमांड इन द आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स। अब अगर मैं आपको इक्वल बार पे रखूँगा और आप 10 लोग के ग्रुप में हो एक साथ, आपके बर्ताव से, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका नॉलेज लेवल्स क्या है, आप एक टास्क के अंदर लॉजिक को कैसे इंड्यूस कर रहे हो, उसके बेसिस पे अगर आप ग्रुप को बेल आउट करते हो, जिन प्रॉब्लम्स में, जिन सिचुएशंस में मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ या डाल रहा हूँ, उससे आप लीडर बनते हो कि हाँ, पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। No wonder you are a very good influencer on Instagram also. इधर भी ऑल इंडिया 1 बन जाओगे आप। होप सो, लेट्स सी। है ना? तो ये भी बड़ा चला हुआ है इंस्टाग्राम पे। मतलब मैंने देखा 1-2 लोग हैं जो कहते हैं हम आई एम 5 टाइम रिकमेंडेड, आई एम 6 टाइम रिकमेंडेड एंड नाउ आई विल टेल यू हाउ टू क्रैक इट। सो कमल हैड अ वेरी 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 मैग्नानिमस व्यू। शी सेड ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज ये गुमराह नहीं कर रहे हैं मेरे तरफ से ठीक है। आपको क्या लगता है, ये सही है, ये सब दिखावा है? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा दिखावा है और अनएथिकल कर रहे हैं। अनएथिकल है क्योंकि आपको पता नहीं है सिस्टम क्या है, आपको पता नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट क्या है। मैंने बाहर से देखा है खाली कि सिस्टम ऐसे काम करता है, तो मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगा। और आप 5 बार हो गए, 6 बार हो गए, आप पास हुए हो। हाँ, लेकिन आपको क्यों पास किया है वो तो आपको पता नहीं है। तो फिर आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी है, मुंह खोल दो मुंह, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, करो, बहुत बढ़िया। आई लीव इट अप टू जनता की सुनना किसकी है। जनता देख लेगी किसकी सुनना है, किसी और की सुनना है। लेकिन सुन रही है यार जनता। उनके तो रीजन ये है 10,000 फॉलोअर हैं, वहाँ 50,000, क्योंकि वो बहुत पहले से बैठे हैं ना। हम जब फौज में थे साहब तो हम सोशल मीडिया में नहीं थे। क्या वरे, अब आए है ना, अब बढ़ जाएगा। ठीक है। और वैसे ही मैं तो बहुत पोलराइजिंग बात करता हूँ, पटे तो ठीक, ना पटे तो भी ठीक, मेरा थोड़ी ना कुछ जा रहा है। ऑफिसर बनेगा तो देश के लिए काम कर रहा है। मेरे घर की तो फौज नहीं बन रही, इसीलिए नेवी में बोलते हैं हर काम देश के नाम। नेवल ऑफिसर हूँ ना मैं। तो सीधा सीधा मुझे ये बताओ यार, ये जो इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं एंड यू नो वेरी दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टा गेम, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, और वो उनके बहुत सारा रोल है लोगों को बताने में कि SSB में ऐसे करो, एंट्रेंस में ऐसे करो। वन वर्ड आंसर, गुड और बैड? बैड, एक्सट्रीमली इज ऑन अ स्केल ऑफ 10, बैड ऑन अ स्केल ऑफ 10, 1 to 10. It's 11/10. It's that bad. It's that bad. So, because they have introduced myths into the system. Very important. और मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम कोई किसी की नौकरी नहीं बना रहे हैं, किसी का
बिजनेस नहीं बना रहे या किसी के बिजनेस पे लात भी नहीं मार रहे, लेकिन हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ये तो सब जानते हैं. निखिल, थैंक्स फॉर दिस. एंड आई थिंक ये जो हमारा पिछला डिस्कशन हुआ है इसमें कई सारे मिथ्स भी क्लियर हुए, कई अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये आए, और एक जीटीओ का रोल और जीटीओ क्या देख रहा है ये भी बड़ा क्लियर हुआ. आई जस्ट वॉन्ट टू, और आपने क्लियरली बोला कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू नो, इन वेरी ऑब्जेक्टिव टर्म्स. So let's go towards short answer round. It is more easy, more frank. Are you okay for that? Yeah, sure. So tell me, what's your happiest moment in Navy? पूरे नेवी के करियर में 10-11 साल आप रहे, तो कौन सा वन मोमेंट हैप्पीएस्ट? दो है एक्चुअली. चल दो बता दे यार. When I became a captain and then I cleared the GTO course. अच्छा, प्रोफेशनल हैप्पीनेस. प्रोफेशनल हैप्पीनेस था ये लाइफ का. और ऑडियंस को मैं ये बता दूं कि नेवी में आप किसी भी रैंक में कमांड कर रहे हो तो आपको कैप्टन ही बोला जाता है, चाहे आप लेफ्टिनेंट हो, लेफ्टिनेंट कमांडर हो, या एक्चुअल कैप्टन हो, या कमोडोर हो. अगर आप एक शिप कमांड कर रहे हो तो आप कैप्टन बनो. एम आई राइट? यस, दैट्स करेक्ट. सो दैट इज व्हाई हिज हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज व्हेन ही टुक ओवर कमांड ऑफ हिज शिप, है ना? प्रोफेशनली ये था, एंड पर्सनल लेवल पे एक ये था कि आई सेव्ड अ लाइफ एट सी. एक बंदा मेरा पानी में गिर गया था जब मैं सीओ था, तो उसको बचाने के लिए मेरे को पानी में कूदना पड़ा था. तो अगले बड़ा खाना में उसकी वाइफ आई, उसकी एक छोटी सी बेबी भी थी. तो बड़ा खाना इस बेसिकली एक छोटा सा एक हमारा फंक्शन होता है जिसमें हम सारे एक साथ बैठ के खाना, ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो कम. वो बड़ा खाना में अच्छा. पूरी पलटन बैठती है एक साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं, उनकी फैमिलीज भी होती है. तो इट्स लाइक अ कैप्टन्स सोशल दरबार बोलते हैं, कि जिसमें फैमिलीज भी इन्वाइटेड है. तो वो बड़ा खाना दरबार में उसकी वो फैमिलीज भी थी. तो उसकी वाइफ आके मिली और उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि साहब मेरे हस्बैंड को आपने बचाया, बिकॉज ही फेल डाउन इन द सी. एंड काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ था वो. तो एक तब वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिला लाइफ में कि बोलते हैं ना वो, इवन टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ यू आर गोइंग टू सर्व, बट एट द एंड ऑफ द डे योर मेन कम्स before you. That's the Shetwood motto, right? So men is before you. You are the third in the line. Country, men, and then you. So you're living by that, no? You're finally abiding by that thing. So that was one of the moments in my life. And what was the saddest moment? Or did you have any regret? एक ही रिग्रेट था, आई थिंक. शॉर्ट सर्विस नहीं, परमानेंट कमीशन करके अगर ज्वाइन करता तो शायद एविएशन में होता. अभी आई वुड हैव बीन कैप्टन सो एंड सो मैवरिक मिचेल और समथिंग लाइक कैप्टन पीट मैवरिक मिचेल. कल बांग्लादेश के एयरफोर्स का एक वीडियो देखना है. हाँ, ठीक है, वो भी वही कर रहे थे, मैवरिक मिचेल वाला, और कर दिया थैंक यू प्लेन. कल ही वीडियो आया. इफ अगर आपको नेवी का कुछ चेंज करना है, ठीक है, आपको बोला जाए कि यार आपके पास पावर है, या आपसे रिकमेंडेशन मांगा जाए कि आप नेवी का कुछ चेंज करना चाहते हो, तो क्या चेंज करोगे? नेवी में मैं क्या चेंज करना चाहूँगा? Oh my God, this is a very difficult question. है ना? Can't really. There's so much to change. So much to change, but sometimes it feels कि कुछ नहीं भी करोगे तो भी ठीक है. But I feel कि नहीं, सर्विस पुराना है तो काफ़ी टाइम टेस्टेड उनके रूल्स हैं. रूल्स रेगुलेशंस तो बहुत पुराने हैं, प्लस रॉयल नेवी विथ अ मोर स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट, तो वो सब भी था. बट जैसे आई टेल यू व्हाट ऐश्वर्या सेड. शी वाज आल्सो अ लेफ्टिनेंट कमांडर. शी सेड भोंगाड़े ऐश्वर्या बोड़ापट्टी. हाँ, माय कोर्समेट ओनली. हाँ. सो ऐश्वर्या बोली कि बाकी सब नेवी में ठीक है, बट ये ना ऑफिशियल डम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. मतलब लोग अपने सीनियर से बात करने में झिझकते हैं, मतलब थोड़ा कैजुअल होना चाहिए. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. इट्स अ वेरी फाइन सर्विस, इट्स अ वेरी फाइन ऑर्गेनाइजेशन. और बोलते हैं ना कि जब फैमिली छोटी होती है तो यू टेक केयर ऑफ ईच अदर वेरी वेल. तो दैट वे इट्स अ वेरी फाइन सर्विस. टाइम टेस्टेड मेथड्स है, प्रोसीजर्स प्रूवन है. एंड एज फार एज कॉम्बैट रेडीनेस, जो एक्चुअल काम होता है फौज का, जो एक है, इट इज़ देयर अप टू द मार्क. यू आर देयर. प्रेसिडेंट का कलर भी मिला है नेवी को. तो ऐसा कुछ नहीं है जो विच आई कैन थिंक ऑफ कि नेवी में ये चेंज होना चाहिए. या फोर्सेस में ही नहीं आते तो कहाँ थे? फोर्सेस में अगर मैं नहीं होता तो अभी शायद मैं TIFR में बैठा होता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ से निकल के मैं फोर्सेस में आया था. शायद मैं वहीं पे कंटिन्यू कर रहा होता, प्रॉब्ली रेडियो एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहा होता, कुछ तारे देख रहे होते.
तारे, हाँ तारे देख रहा होता है या तारे के बारे में कुछ आजकल आप खुद ही स्टार बने हुए हो तो ठीक है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट, बट स्टिल आई थिंक दिल्ली बहुत दूर है. नहीं, बन जाओगे बन जाओगे। एंड ओके, देयर एक सवाल है जो हम सभी गेस्ट से पूछते हैं। हम्म, आपको अगर रेट करना हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हम्म, ऑन अ स्केल ऑफ 10, हम्म. तो क्या रेटिंग दोगे? So Navy is 11/10. ओके Army is 10/10. ओके। Air Force is like 8.5. यार मुझे एक चीज़ बताओ, और मैं तो बिल्कुल अनबायस्ड हूँ आज तक, ठीक है, अभी ये हमारा आपका एपिसोड हो जाएगा, ऑलमोस्ट 13-14 एपिसोड हो जाएगा। हाँ. आज तक किसी ने आके ये नहीं बोला कि एयरफोर्स इज फर्स्ट, ना किसी ने ये बोला कि एयरफोर्स इज सेकंड। हम्म. सब बोलते हैं कि एयरफोर्स थर्ड है। आई थिंक एयरफोर्स पीपल हैव टू रियली वेक अप यार। कुछ तो है इधर, है ना? So just on a lighter note, because वो जो ब्रदरहुड वाली चीज़ है ना, वो आर्मी और नेवी में ही है, एयरफोर्स में नहीं है. बिकॉज और वैसे उनका वो काम भी वैसा ही है ना, मिशन स्पेसिफिक, एंड द पर्सन हु इज फ्लाइंग इन द एयर ही हैज़ टू बी एन ऑफिसर, अनलेस द पर्सन इज अ गनर और समबडी लाइक दैट, या एयर क्रू डाइवर है कोई है तो उनका वो वैसा है. तो बिकॉज हम उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे नहीं है तो हमारा परसेप्शन वैसा बिल्ड हो जाता है बाहर से. बट वो ब्रदरहुडनेस कि माई ब्रदर टू माई लेफ्ट, माई ब्रदर टू माई राइट, एंड वो खून खराबा एंड पसीना, एंड तुम एक दूसरे के साथ लड़के जुड़े हो, एंड जब मतलब मिसाइल फायरिंग हो रही है जहाज पे या गन फायरिंग हो रही है, ASW रॉकेट्स चल रहे हैं, तो 50 लोग 60 लोग एक साथ खड़े हैं, पूरा शिप क्लोज्ड अप है एक्शन स्टेशंस में. तो वो फीलिंग जो है वो इट्स देयर ओनली इन दी आर्मी एंड द नेवी. मतलब मी एंड माई मैन, वो एयरफोर्स में नहीं है ना, दैट्स वाई. कल ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एयरफोर्स ऑफिसर को, ठीक है, आई जस्ट होप वो ये ना बोले कि एयरफोर्स इज थर्ड, बाकी सब ठीक है। एंड व्हाट इज द वैकिएस्ट थिंग यू हैव डन इन यूनिफॉर्म? सबसे पागल टाइप क्या हरकत की है वर्दी में, सबसे मतलब जब सर्विस में थे? So I was actually drunk a little bit, and लिटिल बिट और I was actually drunk a lot, and जनरली ये होता नहीं है. मतलब तब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था. कोई ड्यूटी रेडी शिप है और उसको सेल करना है, एंड ऑल ऑफिसर्स, एवरीबडी वाज, सम फंक्शन वाज हैपनिंग कमांड में, सब कोई कहीं बैठा हुआ है, एंड सबको मालूम है कि चिल चल रहा है, आज तो फंक्शन है, सम नाइट वाज हैपनिंग, सम पार्टी हो रहा था, पार्टी वाज देयर. तो पीपल वर लाइक चिलिंग, एंड कि वीकेंड है, अब कुछ सेलिंग तो नहीं आ रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा, कोई ऑपरेशंस में तो नहीं घुसना है. एंड सडनली सम शिट हैपेंड एंड ड्यूटी रेडी शिप को सेल करना पड़ा, DRS थे हम लोग. तो हम लोग ड्यूटी रेडी, मतलब पहले अगर कुछ हुआ तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन सेल करेगा, लाइक अपार्ट फ्रॉम फास्ट अटैक क्राफ्ट्स एंड ISVs, अगर किसी और मीडियम साइज कॉर्बिट को अगर सेल करना हो तो आई वॉज नेविगेटिंग ऑफिसर, तो आई हैड टू सेल. एंड यू आर ड्रंक? And I was not actually drunk, but yes, I was a little tipsy. So, and I had to take the ship out of harbor. बॉम्बे हार्बर था रात को. Yes. वेरी डिफिकल्ट, Very difficult. रात को. बहुत एक्सीडेंट होते हैं उसमें, बहुत, जाना। मतलब काफ़ी we have seen lot of shits happening. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये एंट्रिंग लिविंग हार्बर में ही होगा. करेक्ट, समंदर पे कुछ नहीं होगा, समंदर खुला खाली खुला पानी है. एंट्रिंग लिविंग हार्बर में ही प्रॉब्लम्स होती है. बट yes, we managed to do that. And I know that, yes, I'm proud of myself that चलो यार कुछ तो किया, लेकिन किया बस. तो फौज में कहते हैं ना कि जब प्रेशर आता है और जब फटती है तो सारी उतर जाती है। बिल्कुल एक ही तो I झटके think में ये वही वाला ये case वो है। वाला केस था. कोई डायलॉग आपका एज अ GTO जो आप तकिया कलाम जो ऐसे यूज करते थे? GTO. ओके जेंटलमैन. व्हाट डिड यू से टू द वुमेन? लेडीज. ओके, That's the only thing which comes out of the GTO before he says anything. Okay, gentlemen. Okay, ladies. तो okay is a prefix which is there always. ओके बोलना है Okay, पहले तो okay बोल के उनको stop करना होता है. वो ग्रुप का पल्स को होल्ड करके रखना ना, it's a thing. तो बह जाते होंगे लोग emotional अरे में। बहुत बहते हैं. एंड टिल द टाइम व्हेन यू कम टू द लास्ट टास्क एंड देन यू आर गिविंग द क्लोजिंग ब्रीफिंग ना, क्लोजिंग एड्रेस जब दे रहे होते हो, तो बच्चे बड़ी शांति से ऐसे बैठे होते हैं, फिर वो ऐसे देखते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो नेवी में, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, सर आपका नाम क्या है. तो then sometimes people become a lot of emotion, they have a lot of emotions also, because then you develop that kind of bonding in that 8-9 hours ना. सबको वो फीलिंग आती है कि यार मैं तो रिकमेंड होऊंगा. यू आर नॉट सिंगलिंग आउट एनीबडी. फॉर यू एवरीबडी इज इक्वल एट पार एंड देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपटीशन एज सच. मेरे को जितने सिलेक्ट करने में उतने कर सकता हूँ,
तो कभी ऐसा होता है कि 10 में 10 के थ्रू हो गए, मैक्सिमम मैंने 6 किए हैं एक बैच में रिकमेंड 10 में से। बट वॉश आउट भी होते होंगे? बहुत बार हुआ है, तो ये तो बहुत बार हुआ है, बट 6 हाईएस्ट रिकमेंडेशन, उसमें 6 के 6 बोर्ड ने भी रिकमेंड किए। ओके। तो ये बहुत कम हुआ है, मतलब लाइक 6 पीपल गेटिंग रिकमेंडेड इज़ अ वेरी बिग थिंग इन अ बैच। एंड कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो एसएसबी के दौरान जब आप जीटीओ थे, जो वॉज टेरिफिकली फनी, मतलब किसी ने कुछ ऐसा किया हो कि आपको लगा हो कि यार ये कहाँ से आ गया ये बंदा? आई एम श्योर ऐसे आते होंगे। तो ऐसे ही बैंगलोर में ऐसे ही एक जगह पे एक टास्क के बीच में एक पेड़ था बहुत पुराना, तो वहाँ पे हमने बेल आउट करने के लिए रस्सी को ऐसे लटका के रखा था पेड़ से, कि चलो अगर किसी से अगर नहीं होता है ये टास्क तो उसको बेल आउट करने के लिए वहाँ पे रस्सी लगा देंगे। तो मतलब उसको बचाने के लिए? हाँ, मतलब बेल आउट करना है, चलो यार ठीक है, इससे नहीं हो पाएगा, इससे आगे का आइडिया नहीं समझ पाएगा। तो जब भी कोई वो रस्सी चढ़ता था ना, तो हम लोग जीटीओ शेड में बैठे होते थे, ये देख बंदर चढ़ा, देख बंदर चढ़ा। तो हमें पता है कि इससे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने वहाँ पे रस्सी लटका के रखी है। तो एक जगह पे ऐसे किया था, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, अब तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो सब बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। तो आई जस्ट रिमेंबर दिस कि वन ऑफ द गाइज ही हैड क्लाइम दैट रोप एंड देन ही वाज लाइक कि मैं झूल के चला जाऊंगा, टार्जन करके बिल्कुल एकदम, मतलब नीचे आग लगी। बिकॉज जीटीओस को मेलोड्रामेटिक बनाने की बहुत आदत होती है ना चीज़ें, तो हम लोग मेलोड्रामेटिक बना देते बिकॉज चीज़ों को हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। जीपी में भी स्टोरी है, पीजीटी में भी कुछ स्टोरी है, हाफ ग्रुप टास्क में भी कुछ स्टोरी है, कमांड टास्क में भी बिल्कुल। तो उसमें आई रिमेंबर कि मैंने बोला था कि नीचे आग लगी है और जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं खाली वही चीज़ ऐसी है जो जल नहीं रही है, तो आप ज़मीन पे तो पैर रख नहीं सकते, तो अब आगे कैसे जाओगे? मैं तो भारत माँ का नाम लेके उड़ के चला जाऊँ। ऐसे भी आते हैं? ऐसे भी बहुत कार्टून्स आते हैं। डोंट टेल मी आपने उसको पास कर दिया? ना ना ना, डेफिनेटली नो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक कैंडिडेट जो एसएसबी आ रहा है उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए? उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, एंड दैट पर्सन शुडंट थ्रो अराउंड वेट। जैसे कि शो ऑफ का मतलब ये होता है कि मुझे ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, या फिर आई डू नॉट अंडरस्टैंड नीदर द थियरी नॉर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, बट मैंने ऐसा कहीं बाहर से सुना है, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो जीटीओ का अटेंशन मेरे ऊपर पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा शो ऑफ करना चाह रहा हूँ। मैं फेंकना नहीं है मतलब? हाँ, तो बेसिकली पतंग नहीं उड़ाना है वहाँ बैठ के। जीटीओ तुमको देखने के और तुमको सुनने के, उसके बाद में उसको असेस करके तुम्हारे बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस लिखने की तनख्वाह लेता है। तो तुम अगर चिल्लाओगे या फिर तुम ऐसा कुछ करोगे कि जीटीओ का अटेंशन जानबूझ के तुम्हारे ऊपर पड़े, तो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही अटेंशन रहेगा? वैसे बिकॉज अटेंशन देने की तो तनख्वाह ले रहा है ना भारत सरकार से, यही तो काम है उसका, और क्या काम है। तो दैट इज़ वन। थ्रोइंग अराउंड वेट का मतलब ये होता है कि मैं ही मैं हूँ और बाकी सब पानी का हमें बाकी सब पानी का, वो सब नहीं करना चाहिए, वो दैट्स नॉट द राइट वे। और वो आगे फौज में भी सक्सेस नहीं होगा ना। एंड वैसे भी हम ऐसे लोग अंदर जाने नहीं, तो मेरे मुर्गी की एक टांग वाले लोग वैसे भी अफसर नहीं बनते, ऐसा होगा नहीं कोई। मेरे मुर्गी की एक टांग वाले लोग अफसर नहीं बनते। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, नहीं होता ऐसे। बिफोर वी गो, एंड दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके इंस्टाग्राम पोस्ट से ही आया, और बाकी सारे पोस्ट क्वेश्चंस तो प्रोफेशनल थे काफ़ी तो कुछ, लेकिन नीरजा काडूवेला ने एक ज़बरदस्त सवाल पूछा है, निखिल आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सो जब कोई मिल जाएगी तब कर लेंगे। राहुल गांधी ने भी यही आंसर दिया, ठीक है। थैंक्स निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं अपने ऑडियंस को भी बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के शो में मज़ा भी आया होगा, और जो लड़के लड़कियां ट्राई कर रहे हैं आगे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करने के, उनको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये पता चला होगा कि वो बेसिक पैरामीटर्स क्या है ऑफिसर सिलेक्शन के। बाकी डिटेल में जानने के लिए आपके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, आप जाइए अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी ओरिजिनल रिसर्च के साथ ओरिजिनल लोगों के पास जाइए, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे इन डेप्थ। बट थैंक्स निखिल फॉर क्लैरिफाइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल उनका पर्दाफाश किया,
और बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा एंड ऑफ कोर्स ऑल आई हैव टू से इज थैंक यू सो मच. I also have to say the same thing. Thank you so much, Nikhil sir, calling me here. It was an honor, and I hope that the Janta benefits. I hope so too. Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you.